स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानी पांडे। आज हम टॉपिक कवर करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, और ये टॉपिक भी हम क्लास 10 बोर्ड्स के लेवल पे कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स देखेंगे जो कि मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में सबको पता होने चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है, मेटल नॉन मेटल जो होता है ये पीरियोडिक टेबल के अंदर में आता है, सारा एलिमेंट से। तो मेटल और नॉन मेटल को पहचाने कैसे? तो सबसे पहले एक बड़ा आसान सा तरीका है जो 90% टाइम्स काम करता है। जिस भी एलिमेंट के नाम के अंत में यू एम आएगा वो जनरली मेटल होता है, और अगर यू एम नहीं होता है तो चांसेस है 90% चांसेस है कि वो नॉन मेटल होता है। कुछ बेसिक बातें जो मेटल और नॉन मेटल के बारे में करनी होती हैं कि जनरली ये सॉलिड और गैसियस स्टेट में मिलते हैं। बस दो ऐसे मेटल और नॉन मेटल है, यानी कि एक मेटल और एक नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। जैसे कि मेटल है अपना मरकरी, और नॉन मेटल है ब्रोमीन, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मेटल और नॉन मेटल के बारे में अगर आपसे किसी ने डेफिनेशन पूछ दिया कि ये मेटल क्या है, या फिर डिफाइन मेटल्स, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो एलिमेंट्स विच आर एबल टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे एलिमेंट हैं ये जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी कि इनकी जो वैलेंसी है वो पॉजिटिव वैलेंसी होती होगी। तो ये पॉजिटिव वैलेंसी क्या होता है? सबसे पहले वैलेंसी है क्या? तो वैलेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो अब किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, हद से ज्यादा। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में लगते हैं। ऑक्टेट जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो एटम है वो अपना सेटिस्फाइड हो जाता है, वो इनर्ट गैस बन जाता है। तो जिसके पास हद से ज्यादा होगा, मान लो 6 या 7 होगा, तो वो क्यों 7 डोनेट करना चाहेगा? वो तो चाहेगा ना एक मेरे को मिल जाए। तो वैसे वालों को हम कहते हैं एक्सेप्टर, वो होते हैं नॉन मेटल। और जिनके पास कम रहेगा ना, वो बोलेंगे कि यार एक ही तो है, इसको भी दे दो, दो ही है दे दो। तो ऐसे जो होते हैं जिनके पास डोनेशन की कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इनको मेटल कहते हैं। तो मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल बिल्कुल उल्टा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां से एक डेफिनेशन आ जाता है कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल विच हैव कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल के डेफिनेशन को जस्ट उल्टा कर दो। अब जो बेसिकली बच्चों से पूछा जाता है कि मेटल क्या होते हैं, व्हाट इज मेटल, या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है, तो ये क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज बताने लग जाते हैं कि रिजिड, कंडक्टर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारे जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन नहीं है, ये प्रॉपर्टीज है। तो डेफिनेशन बताना है, बिल्कुल क्लियर रखना है, क्रिस्टल क्लियर रखना है टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एसिड बेस चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में एसिड बेस पे बनाऊंगा। तो मेटल होते क्या हैं और किस किस चीज से रिएक्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मेटल, ये जो मेटल्स होते हैं ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये MO मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और इन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में हम जानते हैं कि ये बेसिक होता है नेचर में, दे आर बेसिक इन नेचर। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि जो ये बेस है ना, ये मेटल ओरिजिन के है। ये जो बेस है ये मेटल ओरिजिन के है, और ये बात फैक्ट भी है। उसी तरीके से जो एसिड होते हैं ये नॉन मेटल ओरिजिन के होते हैं। तो मेटल और बेस सेम फैमिली हो गए, और नॉन मेटल और एसिड सेम फैमिली हो गए। इस चीज को समझने के लिए बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि जब भी मेटल या नॉन मेटल एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हम कहते हैं ना अपने जनरल लैंग्वेज में कि रिएक्शन हुआ है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन चल रहा है, तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन पता है अपने को? रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कुछ नया पैदा हो गया। तो बिल्कुल शादी के जैसा है ना, मम्मी पापा दो दो मेल फीमेल दो आदमी ने शादी किया, कुछ पैदा हो गया, कुछ नया आ गया, ठीक है। तो सेम फैमिली में शादी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। जैसे सेम फैमिली में शादी नहीं हो सकती, वैसे नॉन मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, मेटल और बेस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो रिएक्शन बचा कहां? मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन ये होगा जनरल। तो एक दो एग्जांपल देखते हैं कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, और यही पहला टॉपिक है रिएक्शन का एनसीईआरटी बुक में।
तो अभी जैसे बताया कि मेटल जो है वो बेस ओरिजिन के है, सॉरी बेस जो है वो मेटल ओरिजिन का है। उस बात को उल्टा भी बोल सकते हैं कि मेटल बेस एक तरह का काम करता है। तो यहां पे अगर हम मेटल को बेस की तरह ट्रीट करें तो ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो याद करिए एसिड प्लस बेस जो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो यहां पे भी क्या करते हैं हम लोग, मेटल और एसिड को ले लिए और यहां पे हम एक चलिए तुक्का लगाते हैं, एक सॉल्ट तो लिख लिए और मान लीजिए मेरे को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या बना है, कुछ एक्स लिख देते हैं। अब करके देख लेते हैं। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल जो हर कोई करता है, यहाँ पे Na ले लिया, यहाँ पे HCl ले लिया। यहां जो बना वो क्या था, NaCl। बैलेंस रिएक्शन नहीं है, आप लोग खुद से बैलेंस कर लीजिएगा, चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगा। तो एक बात तो समझ में आ गई, व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस के टेस्टिंग के ऊपर भी क्वेश्चन रहता है। लैब वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इस हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग पे रहते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, पता कैसे करें। तो क्या करना है, मेटल लेना है, पहले सबसे पहले एक एसिड ले लो, टेस्ट ट्यूब में एक एसिड ले लिया, उसके अंदर कुछ मेटल के ग्रेन्यूल्स डाल लिए, जिंक ग्रेन्यूल्स इजिली अवेलेबल रहते हैं तो वो जिंक ग्रेन्यूल्स डाल लिए, या मैग्नीशियम डाल लिया, या आयरन डाल लिया अपने हिसाब से, और फिर उसको रिएक्ट होने दो। ऊपर कुछ कॉटन बड लगा दो या कोई भी ऐसा कवर लगा दो जिससे गैस बाहर ना आए, ये हाइड्रोजन गैस बाहर ना निकल पाए। लगा दिया, अब क्या होगा कि गैस अंदर बनेगा। जब देख लिए कि हाँ रिएक्शन हो गया, फिर कुछ छोड़ दिए 2-4 घंटे के लिए, उसके बाद क्या करो, माचिस जलाओ, जिस चीज से कवर किया हुआ है उसको हटाओ, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, पॉप साउंड के साथ जो आग है वो बुझ जाएगा। तो ये होता है, ऐसे हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस कभी भी अगर जलता है तो पॉप साउंड के साथ, ठीक है। एक टॉपिक एक एग्जांपल हो गया। ये तो बेसिक एग्जांपल था। अभी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में बात करेंगे। तो मेटल कार्बोनेट क्या है, जब भी मेटल CO3 के साथ रिएक्ट करेगा ना तो वहां पे मेटल कार्बोनेट बनता है। जनरली क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके इस चीज का फॉर्मेशन करता है जिसको मेटल कार्बोनेट कहते हैं। उसी तरीके से एक हाइड्रोजन भी अगर आ गया तो वो हो जाएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रफली अगर फॉर्मूला बताऊं तो मेटल MCO3, M के जगह पे आप सुटेबल मेटल रख लीजिए। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए फॉर्मूला MHCO3, M के जगह पे सुटेबल मेटल रख लीजिए। तो मेटल कार्बोनेट होता है MCO3, मेटल कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट MHCO3। तो ये दो हो गया। अब बस एनसीईआरटी वाले पन्ना पढ़ाने के लिए लिखते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि हाँ दोनों को अलग करना ही नहीं था। मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों अगर दोनों में से कोई भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना तो एक सॉल्ट, वाटर और हाइड्रोजन गैस, सॉरी सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, यही 3 चीज निकलती है, ठीक है। तो बुक में एग्जांपल दिया हुआ है NaCO3 और NaHCO3 का, वो एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा। बनेगा क्या, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी, ठीक है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर इन दोनों में से कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट, थोड़ा सा वाटर और थोड़ा सा CO2 ही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो यही है रिएक्शन। इस चैप्टर में एक टॉपिक एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा कहीं साइड में दिया हुआ है, बट आयरनी देखिए कि वो टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो क्वेश्चन ये है कि स्लेट लाइम का वो फॉर्मेशन वगैरह लिखो, बताओ कि स्लेट लाइम का यूज क्या है, कैसे किया जाता है, कैसे बनता है, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है। और एक कंफ्यूजन रहती है, क्विक लाइम, स्लेट लाइम और लाइम वाटर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन तीनों का नाम है क्या, किसको क्या बोले। तो चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले ये स्लेट लाइम, लाइम वाटर क्या है? अंत में मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्लेट लाइम, लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट तीनों कैल्शियम के ही कंपाउंड्स हैं जो कि कैल्शियम किसी किसी चीज से रिएक्ट होकर बना लेता है। तो सबसे पहले कैल्शियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स में से एक है, काफी ज्यादा रिएक्टिव है। उधर अल्कली ग्रुप में भी आ रहा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, और ऊपर से रिएक्टिविटी सीरीज में भी 3rd नंबर पे है, तो रिएक्टिव तो है। तो क्या करते हैं ना कि इसको जैसे ही फ्री में छोड़ेंगे, ऐसे फ्री स्टेट में, तो ये बोलेगा हाँ मेरे को अकेले नहीं रहना है, मेरे को किसी से दोस्त बनाना है, दोस्ती करनी है, विल यू बी माई फ्रेंड, किसी को भी आके अपना दोस्त बना लेगा। और कैल्शियम का सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है अगर कोई, तो होता है ऑक्सीजन। कैल्शियम जैसे ऑक्सीजन को देखेगा बोलेगा अरे अकेले कहाँ हो, आओ गले मिलते हैं। तो ऑक्सीजन से मिल लेगा वो गले और साथ में बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम अकेले नहीं रहा, इसने ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर ली और बना लिया कैल्शियम ऑक्साइड। ये अभी भी बहुत बदमाश है, इतने में भी मन नहीं भरा इसका। लेकिन अब ऑक्सीजन से दोस्ती कर ली है तो ऑक्सीजन को सीधा छोड़ के जा भी नहीं सकता, और ऑक्सीजन के साथ रहते हुए खुद पे सारा ब्लेम थोड़ी लेगा कि हाँ मैं किसी और से भी रिएक्ट कर जाऊं, आ जाऊं। तो ये खोजता है एक बहाना। वो बहाना क्या है? जैसे ही इस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी का कोई सोर्स मिला, पानी में जहां डाला, पानी में डालते साथ ये कुछ और बन जाता है। क्या बनता है देखते हैं। तो सबसे पहले CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का ही दूसरा नाम होता है क्विकलाइन। क्विकलाइन, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्या बताया अभी, बहुत रिएक्टिव है कैल्शियम, ऑक्सीजन के साथ फटाक से दोस्ती कर ली, क्विकलाइन, क्विक है ये, ठीक है, क्विकलाइन। इसके बाद क्या हुआ, इसको पानी में डुबा दिया, ठीक है। तो जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, घर पे जो चूना लगता था ना, तो उसमें बोरे में आता था ये CaO। इसको हम लोग क्या करते थे, किसी बहुत ही बड़े से एक टब में, वैसा टब रहता था, फिर गैया खाती थी ना, वैसा नाद रहता था बड़ा सा, इसमें गैया खाती है, उसमें क्या करते थे, चूना डाल देते थे, ठीक है। उसमें पानी पहले से रहता था, पानी में जैसे ही ये चूना जाता था ये पूरा बबल्स फेंकने लगता था। बबल्स कैसा वाला बबल्स, वो मुंह से फेंकने वाला बबल्स नहीं, वो गर्म वाला बबल, उबलता है ना जैसे कोई खोलता है, वैसा वाला बबल। तो इससे क्या पता चलता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो क्विकलाइन को जैसे ही वाटर में डालेंगे, वाटर क्या करेगा, बॉइल करना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तुरंत यूज नहीं करना है, हाथ जला देगा। अब क्या करेंगे, क्विकलाइन को पानी में डाला, पानी के साथ रिएक्ट किया। रिएक्शन को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बाई प्रोडक्ट्स को नहीं लिखना है, जरूरत भी नहीं है, बस जान लो यहां पे CaOH होल 2 बन गया। अब ये CaOH होल 2 का नाम क्या है, इसी को पानी के साथ, ये लाइम जो है पानी के साथ मिल गया ना, लाइम वाटर, या फिर भींगा हुआ लाइम भी तो कह सकते हैं इसको। तो भींगा हुआ को स्लेट कहते हैं, डुबोया हुआ, भीगा हुआ, जो कहना है तो स्लेट लाइम बन गया। अभी जब मैं ऐसे हटू ना तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, ठीक है। नहीं ले पाए तो वीडियो को पॉज पीछे लेके जाओ, फिर से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं दोबारा नहीं हटूंगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया स्लेट लाइन। स्लेट लाइन के बाद क्या होता है, ये एक जो ब्लैक बोर्ड का जब जमाना था ना, जब टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे लिखा करते थे चौक से, तो क्या होता था, टीचर चौक से लिखा तो बच्चे जो बैक बेंचर्स होते थे बदमाशी करने के लिए बोलते थे दिख नहीं रहा है, फिर से लिखिए, ढंग से लिखिए। तो टीचर फ्रस्ट्रेट होकर क्या करती थी, चौक को पानी में डुबा लेती थी और फिर उससे लिखती थी। तो जब लिखती थी ना तो थोड़े देर बाद वो अच्छे से विजिबल हो पाता था। पहले वो ट्रांसलूसेंट दूधिया दूधिया टाइप का दिखता था, थोड़ी देर बाद वो क्लियरली विजिबल होता था। क्यों? चौक था CaO, पानी में डुबाया बन गया CaOH2। अब यहां पे दिमाग में आ रहा होगा पानी में डुबाया तो टीचर का हाथ जल क्यों नहीं गया? टीचर का हाथ जलाओगे, छोटा सा है ना, तो रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक तो रहता ही है, एक्सोथर्मिक उस वक्त भी है, बट छोटा सा है ना, इसलिए वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। चूना थोड़ा ज्यादा अमाउंट में डालना होता है तब हाथ जलता है, ठीक है। तो क्या हुआ, टीचर ने चौक को डुबाया, डुबाने के बाद निकाला, अब क्या हुआ, वो गीला हो गया, CaOH2 बन गया। CaOH2 का कलर दूधिया होता है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट नहीं दिखेगा। टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया, लेकिन एटमॉस्फेयर में मौजूद था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जैसे ही CaOH2 रिएक्ट किया, बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वही होता है CaCO3, जिससे कि वो सैंडस्टोन्स वगैरह, चूना पत्थर वगैरह बनते हैं, ठीक है। और CaCO3 का कलर होता है व्हाइट।
फिर से बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है नहीं लिखना है, बट अगर लिखना हो तो H2 लगा लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया इस पर। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, इसके बाद क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है मेटल नॉन मेटल की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल तो मैं बता ही रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं नहीं बताऊंगा, खुद देख लेना। वही रिजिड, सोनोरस, मेलिएबल, डक्टाइल, कंडक्टर, तो वो सब देख लेना। 8th में भी देख चुके थे और ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, और अगर जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा, जान लेना, बट टाइम वेस्ट है। रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद होना चाहिए, रट लेना बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले में काम आता है ना, कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, तो एकदम याद कर जाना। जैसे याद है ना वो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम लाइन से जो रहता है, वही है रिएक्टिविटी सीरीज। पेज नंबर 45 एनसीईआरटी। ठीक है, तो एक बता दिया मैंने कि मेटल जो है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस और एक सॉल्ट। यही रीजन है कि अचार जो होता है ना, पिकल्स, उसको कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखा जाता, क्योंकि अचार जो है उसके अंदर क्या है, एसिड है। एसिड को मेटल, एसिड वाली चीज को मेटल के कंटेनर में डाला, बर्न कर देगा वो। ठीक है, तुरंत नहीं जलाएगा, कुछ समय बाद क्या करेगा, जो मेटल है वो जल जाएगा, और उसके अंदर, अचार के अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन गैस आ चुका होगा, जो कि हार्मफुल है ऑब्वियसली। अब ये सोचोगे सॉल्ट आया तो अच्छा ही है, हर टाइप का सॉल्ट, दुनिया में लाखों टाइप के सॉल्ट है, हम खाते सिर्फ 2 टाइप का, एक रॉक सॉल्ट और एक वो अपना नॉर्मल मिनरल सॉल्ट, सॉरी NaCl, कॉमन सॉल्ट। तो हर टाइप के सॉल्ट को नहीं खा सकते हैं। ठीक है, ऑकरेंस ऑफ मेटल, इस बार एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने ऑकरेंस ऑफ मेटल को हटा दिया है, मतलब एक्सट्रैक्शन, ऑकरेंस ऑफ मेटल, ये सारे टॉपिक्स इस बार नहीं आ रहे हैं, रिमूव्ड है। ठीक है, एक यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम मेटल्स दिया है, उस कॉन्फ़िगरेशन को अगर याद कर लोगे फर्स्ट चैप्टर के बेसिस पे सारा रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल में इसके अलावा जानने के लिए कुछ है नहीं, बस इतना प्रिपेयर कर लो, काम हो जाएगा। एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं ना, जो टॉप 3 होते हैं, वो टॉप 3 मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये याद रखना। और जो अपना मैग्नीशियम है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट उसके लिए वाटर होना चाहिए बॉइल्ड। ठीक है, वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये सारी कुछ बातें हैं, कुछ नाम याद रख लेना, कुछ रिएक्शन याद रख लेना, एग्जाम अच्छा जाएगा। और अगर कहीं भी कोई भी डाउट रहा हो, कोई टॉपिक पढ़ना हो, क्योंकि मैं ऊपर ऊपर पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप नहीं जा पा रहा एग्जाम के पर्पज से, इसलिए। ठीक है, अगर कहीं छूटे कुछ लगे ऐसा तो बताना। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब रट जाना है, कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू।